तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे इवोल्यूशन हुआ सिविल सर्विसेज का, ठीक है। उसमें हमने एंशियंट इंडिया में देखा था, मौर्यन के टाइम पे, कौटिल्य के टाइम पे, फिर हमने मिडीवल इंडिया में देखा था जिसमें मुगल्स आए थे, अकबर का रोल आया था। उसके बाद हमने देखा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉलोनियल एरा में क्या हुआ था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखें, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो क्या रोल हो गया था, वेलफेयर और पुलिसिंग का ही रोल था, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो, वेलफेयर हो लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। और फिर उसके बाद हमने पोस्ट 1991 देखा था, तो उसमें हमने देखा कि वो एक सिर्फ फैसिलिटेटर का काम कर रहा है या कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। ये हमने इवोल्यूशन लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद एक दिन का गैप हो गया। अब हम आज पढ़ेंगे, क्या क्या इश्यूज़ हैं सिविल सर्विसेज के साथ, जो हमको लगता है कहाँ कहाँ कमी हो गई है, कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हम वो एरियाज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला जो हमारे डे टू डे लाइफ में सिविल सर्वेंट्स को अफेक्ट करता है वो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। दो इट इज़ सेड दैट सिविल सर्विसेज आर द न्यूट्रल सर्विसेज, दे शुड बी नॉन पार्टिसन, स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इट। क्या क्या दे देते हैं? फेयर देते हैं, हॉस्टाइल पोस्टिंग्स का, हॉस्टाइल पोस्टिंग्स, ओके, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, फिर देते हैं लेयर ऑफ प्रमोशंस कि इफ़ यू विल डू दिस थिंग यू विल बी प्रमोटेड टू दिस पोस्ट, तो लेयर ऑफ प्रमोशंस। पॉलिटिकल एजेंडा को कवर करने के लिए कि आप यहाँ पे इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, यहाँ पे इस गवर्नमेंट की स्कीम को ज़्यादा अच्छे से लाओ, कांग्रेस ये स्कीम लाई थी, ये नहीं चलानी हमको, ये बंद कर दो, नई अब हम नई गवर्नमेंट आ गई है, नई पॉलिटिक्स खेलेंगे, नया स्कीम लाएंगे। इस नाम जो चेंज कर रहे हैं स्कीम्स के, ये बहुत हो रहा है कि पहले अगर जवाहरलाल नेहरू के नाम पे तो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे होगी, क्योंकि वो कांग्रेस के थे और ये कोई नहीं बोलता कि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और वो हमेशा रहेंगे। उस वक्त अलग प्रायोरिटीज़ थी इंडिया को डील करने की, अभी अलग प्रायोरिटीज़ है इंडिया को डील करने की। तो जो काम करता है तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो होता ही है, बट पॉलिटिकल एजेंडा को कवर करने के लिए एग्जाम्पल में आप इसमें देंगे आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अराउंड 58 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 28 years of his services, ठीक है। दिस नेम यू कैन ऑल्सो यूज़ इन एथिक्स ऑल्सो, इनके नाम पे बड़ी केस स्टडीज़ आई हैं पहले जब एथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 2013-14 में, उनका नाम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो गया, ओके, कि दो इट इज़ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये हो गया आपका पॉलिटिसाइजेशन। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है सिविल सर्विसेज में। तभी बोला जाता है कि कभी भी कोई मिनिस्टर आपको ऑर्डर देता है तो आप उससे डिमांड करो दैट द ऑर्डर शुड बी इन रिटन फॉर्म, हमेशा राइटिंग में लेना चाहिए ऑर्डर, ताकि बाद में मुकरे ना आपका मंत्री कि हाँ मैंने तो इसको बोला नहीं था, इसको सस्पेंड कर दो। तो आपके पास हमेशा रिकॉर्डिंग या रिटन फॉर्म होना चाहिए कि हाँ मुझे सर से ऑर्डर्स मिले थे, दैट्स व्हाई वी डिड इट। क्योंकि हम माने या ना माने, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो रियल पिक्चर तो यही है दैट यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स की। ब्यूरोक्रेट है क्या, इंडिपेंडेंटली काम करेगा, न्यूट्रलिटी के साथ काम करेगा, लेकिन जब पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है तो ये सारा काम इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, गुड गवर्नेंस नहीं रहती है, डेमोक्रेसी का बैलेंस बिगड़ जाता है। सेकेंड आता है आपका डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है इसका? हम देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स जो बन रहे हैं आजकल, जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं सिलेक्शन को, दो इट्स नॉट एक्सेप्टेड बट इट्स अ रियलिटी, ओके। ये रियलिटी है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स
और aspirants are dominating the selection process? या numbers, selection numbers? आप कितनी लैंग्वेजेस में, 22 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. दीज आर दी नेशनल लैंग्वेजेस रिटर्न बाय द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 22 लैंग्वेजेस में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं सिलेक्शन नंबर्स को. सो इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि हम देखें ना, अगर आप इंग्लिश में हो वेल वर्स्ड, आप हिंदी में हो, तो आप इन 2 ही लैंग्वेज में वेल वर्स्ड हो. अगर आपको कैडर दे दिया कर्नाटका, you have to be well equipped with the local language of that area. आप साउथ में काम कर ही नहीं सकते. ओके, इंग्लिश आती है, वेल एंड गुड. आप क्या कर सकते हो इंग्लिश से? आप अपने लोअर या जो आपके इंफीरियर ऑफिसर्स हैं उनको कम्युनिकेट कर सकते हो, फिर वो उनकी लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे. लेकिन बहुत प्रॉब्लम आती है डे टू डे बेसिस पे. जब आप काम करोगे ना तो इशू आते ही आते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आनी चाहिए उतना अच्छा है एक सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि कैडर में बड़ा इशू आता है. आप ऑब्वियसली राजस्थान से हो तो आपको होम कैडर तो देंगे नहीं, वो ऑब्वियसली कहीं और डालेंगे. अगर आप साउथ में चले गए तो धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम तो आती है, फिर आपको धीरे धीरे सीखना पड़ता है उस चीज़ को. ठीक है, क्योंकि 22 लैंग्वेजेस है और इंडिया ऑब्वियसली आपको पता है कितनी मल्टीकल्चरल है, कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. हर 20-30 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एक्सेंट चेंज हो जाता है. तो इसीलिए बोला जाता है दैट यू शुड बी वेल वर्स्ड. ठीक है, हर टाइप के इंसान के साथ डील करना. तो ये हो गया आपका डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन. तीसरा क्या हो सकता है? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी नौकरी लग गई है, बस ख़त्म. नौकरी काफ़ी है, ऑफिस काफ़ी है, घर काफ़ी है, नाम के लिए ऑफिस जा रहे हैं. ठीक है, नाम के लिए, और कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि काम करना है कि नहीं करना है, कि ऑफिस जाना भी है कि नहीं जाना है, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है, कर रहे हैं बस. ठीक है, सरकारी नौकरी मिल गई है तो बस बैठे. ये लोअर लेवल पे भी होता है, हायर लेवल पे भी होता है. अब चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हो गए हैं, ऑब्वियसली सिचुएशन चेंज हो रही है. अब आपके पास ज़्यादा, आपको सुपीरियर ऑफिसर कंप्लेन कर सकता है, आपका नीचे वाला ऑफिसर भी आपकी कंप्लेन कर सकता है, वीडियो बना सकता है, फलाना ढिमका. बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हो गए, ओम्बड्समैन हो गए, सिटीजन चार्टर हो गए. तो अब कोई भी इंसान आपकी कंप्लेंट ईजिली कर सकता है. बट हाँ, अभी भी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है. चौथा क्या बोल सकते हैं? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म के बाद लैक ऑफ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस. अगेन कंपटीशन है, कोलैबोरेशन की जगह मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें इंटरलिंकिंग ज़्यादा नहीं है, सब अपने अपने साइलोज में काम कर रहे हैं. ठीक है, अपने अपने बॉक्सेस में काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है. तो लैक ऑफ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस हो गया. और कभी भी कोई भी स्कीम परफेक्टली तभी एफिशिएंट होगी जब आप उसको 360 डिग्री से देख रहे हो. आप सिर्फ एक एस्पेक्ट उसका नहीं देख रहे हो, जो हमने उस दिन भी किया था. ठीक है, कि सारे डिपार्टमेंट्स की इंटरलिंकिंग होनी चाहिए. एक ऑफिसर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम कर पाए. यूजुअली क्या होता है, ट्रांसफर्स भी हमको ऐसे देने चाहिए कि इस डिपार्टमेंट से उससे उस, ताकि वो इंटरलिंकिंग बनी रहे. ठीक है, तो ये हो गया कोलैबोरेटिव गवर्नेंस. पांचवा पॉइंट हो गया रेजिस्टेंट टू चेंज. अगेन हम कोई नई चीज़ लाए, मान लीजिए सिटीजन चार्टर या RTI एक्ट, ये अपने टाइम पे नई चीज़ें जब हम लाए, ऑफिसर्स मानते ही नहीं. अरे ये तो लिखा होता है, अरे रूल तो बनते ही रहते हैं, हमें देखना है काम, रोज़ तो हम आते हैं ऑफिस, लोगों से हम डील करते हैं, वो तो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बना दिया, उससे क्या होता है. बोला जाता है, ये बहुत बोला जाता है ये कि आपको नहीं पता कैसे होता है काम. या नए जो ट्रेनी ऑफिसर्स आते हैं IAS, उनको यूजुअली डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है जब, तो जो पुराने ऑफिसर्स होते हैं ना स्टेट सर्विसेज वाले और ये सब, वो उनको गालियाँ देते हैं कि यार ये तो यूथ उठ के आ गया है, नए नए IAS ऑफिसर्स आ गए, इनको क्या पता, हम 20-20 साल से काम कर रहे हैं. ये बहुत होता है दोनों में, स्टेट सर्विसेज में और जो IAS ऑफिसर आता है, क्योंकि ये प्रमोशन से आया है, ये डायरेक्ट आया है, इसके पास एक्सपीरियंस, इसके पास मेरिट है. तो ये लड़ाई हमेशा होती है एक्सपीरियंस वर्सेस मेरिट की, हमेशा. हमारी इंडिया में ना बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है एक्सपीरियंस को. हमारी इंडिया में ये नहीं देखा जाता है कि इससे पहले अगर नौकरी नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं है कि नौकरी करेगा ही नहीं. अच्छा, जो 21 साल का पेपर क्लियर करके आया है उसके लिए मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट नया है,
लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले कोई ऐसा काम नहीं किया है। दिस इज़ बेसलेस। ठीक है, तो ये बड़ी लड़ाई होती है स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स में वर्सेस आईएएस में। अब ऑब्वियसली इसकी पोजीशन ज़्यादा है तो हमेशा इसको हेड करने मिलेगा, इनकी एज ज़्यादा है, इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप बदतमीज़ी से भी बात नहीं कर सकते, एक डेकोरम मेंटेन करके रखना होता है, लेकिन अपनी बात भी मनवानी होती है, रूड होके नहीं, लॉजिक पे मनवानी होती है। तो इनके कुछ तरीके होते हैं जो ये हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, और इनको इसी स्टेट में रहना है। ये आया 3 साल बाद किसी और डिपार्टमेंट में चला गया, तो इनके पास ये बहुत दोनों का ना फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में कि अरे हमें पता है, हम जानते हैं यहाँ के लोगों को। सेम चीज़ होती है पंचायत और स्टेट ऑफिसर्स में। पंचायत वाला जो ग्राम सभा होता है या जो सरपंच होता है बोलता है मैं रहता हूँ लोगों के साथ, मैं रोज़ देखता हूँ कितने घंटे बिजली आती है, आपको क्या पता। ये बोलेगा हम तो आते हैं महीने में 2 बार चक्कर लगाने। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, और क्या होना चाहिए, चेंज के लिए हमेशा एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए हमेशा। ये कोई भी चीज़, ये ई गवर्नेंस में भी ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था कि 2000 में जब कंप्यूटर लगे ही थे ना ऑफिस में, तभी भी बड़ा रेजिस्टेंट हुआ था सारे ऑफिसर्स कि ये तुम कागज़ और पेपर पे करते हैं वही ठीक है काम, कहाँ हम टाइपिंग वाइपिंग करेंगे। अब वो टाइपराइटर सबको हिंदी में आता था, कंप्यूटर्स थे इंग्लिश में, तो वो नई चीज़ थी लोगों के लिए। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी भी जैसे हम सिटीजन चार्टर लाए, मान लो सोशल ऑडिट लाए, नहीं करते लोग पार्टिसिपेट सोशल ऑडिट में, रियलिटी है। तो ये रेजिस्टेंट टू चेंज हमेशा रहता है अभी भी, और ऑफिसर्स में भी है ये, भले ये स्टेट सर्विसेज के हों या आईएएस हो, ये हमेशा है कि जैसे काम चलता आ रहा है हमारे लिए वही ठीक है। ठीक है, आ रहा है समझ में? कुछ चीज़ नहीं आ रही है समझ में तो पूछ लेना। फिर मैंने लैक ऑफ ओपननेस एंड सीक्रेसी, अगेन हम इतने मेजर्स लाए हैं, आरटीआई लाए हैं, राइट टू सर्विस लाए हैं, लेकिन अभी भी आपको कैसे काम चल रहा है कलेक्ट्रेट में हर चीज़ का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये लैक ऑफ ओपननेस है ही है, सीक्रेसी का इन्वायरमेंट है ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 7th लिख लो, रिजिड एंड आउटमोडेड लॉज। लीडिंग टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। एक इतने रिजिड लॉज है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है लॉज में। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, और बहुत ही पुराने लॉज बने हुए हैं। तो उससे क्या होता है, उससे एरिया कम मिलता है सिविल सर्वेंट को अपनी मर्जी से काम करने का, क्योंकि उसको पता है उसको ये पूरी प्रोसेस तो फॉलो करनी ही करनी है, लगना ही है इतना लंबा टाइम। रिजिड है और वो लॉज, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बन गए तो बन गए, कोई अपडेशन नहीं है। उसके बाद आउटमोडेड है, कितने पुराने ज़माने से बने हैं वो चले, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, ये आईपीसी हो गया। हम बोलते हैं कि इन लॉज में चेंजेस आने चाहिए, लेकिन क्या वो आ रहे हैं? नहीं, पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं तो चलते ही आ रहे हैं। और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। अब जैसे कोई बिज़नेस आया, कोई बिज़नेस वाला आया, कोई फैक्ट्री वाला आया कि हमें इस डिस्ट्रिक्ट में ये फैक्ट्री खोलनी है, उसको वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा। रेड टेपिज्म भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हाँ भैया फाइल अटक गई तो अटक ही गई। तो उससे क्या होता है, इनिबिशन हो जाता है प्राइवेट सेक्टर को कि हाँ वो एरिया में गवर्नमेंट फैसिलिटेटिव नहीं है, वहाँ हमें फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी है। लॉस हो जाता है उस एरिया के लोगों को, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रांसपोर्ट में एम्प्लॉयमेंट, ये सब गया। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्ट्री नहीं खुल पाई वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स जो थे वो फैसिलिटेटिव नहीं थे, कोऑपरेटिव नहीं थे। तो ये चलता आ रहा है। इससे क्या होता है, इससे ये तो होता ही है कि प्रोसेस स्लो होती है डेवलपमेंट की, और क्या होता है, ऑफिसर्स ना मोटिवेशन नहीं रह जाता ऑफिसर्स के पास काम करने का। जो एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, वो अपने मन पे डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि उनको पता है उन्हें ये पूरा लॉ फॉलो करना है। समझ आ रही है ना चीज़ें? मैं इसीलिए डिटेल में समझा रही हूँ कि 2 लाइन लिखने की, अगर कभी आपको इस पे ही ज़्यादा लिखना पड़ गया, इसी पॉइंट पे ज़्यादा लिखना पड़ गया, तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ एक लाइन लिखवाइए बस वही पॉइंट्स ही आते हैं हमको, नहीं।
ये आपको डिटेल में लिखना होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, इन्वायरमेंट की वजह से अटक जाती है फाइल, है ना, फिर वो अटकी है तो अटकी ही अटकी है। एक वो भी केस हुआ था आई थिंक उड़ीसा में, कोई फैक्ट्री सेटअप, ये मैं कल पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। कोई फैक्ट्री सेटअप हो रही थी तो वो हो नहीं पाई थी क्योंकि ट्राइबल्स बहुत अगेंस्ट थे, उसके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये कब से चल रहा है, ये अभी भी वो सेटअप नहीं हो पाई, अभी भी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस में हिंडरेंसेस तो हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि ऑब्वियसली सिटीजन्स को एक्टिव होना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, अगेंस्ट जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल प्रोसेस तो हिंडर होती है इन सब चीज़ों से, क्योंकि एक प्रोसेस है। अब आप उसमें बीच में ये सारी चीज़ें लाओगे, अटक गया वो काम। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं बड़े लंबे लंबे टाइम तक के होते हैं, 2-2 3-3 साल के लिए चल रहे होते हैं, बनने में टाइम लगता है, 5-5 साल लग जाते हैं बनने में। फिर उसमें ये सारी चीज़ें हो तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का कमी है कि हाँ भाई लॉ तो बन गए हैं लेकिन उसमें कोई जगह नहीं छोड़ी है फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो ये पॉइंट्स लिख लिए सब ने। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ना वर्ड जो समझ नहीं आया हो या जिस पे और एलैबोरेशन चाहिए, ठीक है। ये मैं पढ़ा रही हूँ ना तो सुनने में सब अच्छा ही लगता है कि हाँ ये सही बोल रही है, सही तो बोल रही है। जब भी खुद लिखना पड़ता है ना तब प्रॉब्लम आती है। ये इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ईजिली मिल रहा है ये सब लिखा हुआ। ये मुझे घर पे 2 या 3 घंटे लगते हैं इनको बनाने में हर दिन। तो जैसे आज का जाके मैं कल का बनाऊँगी, ऐसे बनाती हूँ। तो ये क्या होता है, फिर जब आप खुद आंसर्स लिखते हो ना तब आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम है। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना आंसर्स लिखोगे ना प्रैक्टिस, और ये मत सोचो कि हमेशा आंसर लिखा है तो कोचिंग वाले चेक कर दें। इवन इफ़ योर आंसर्स डोंट गेट इवेल्युएटेड, आप लिखो आंसर्स और खुद एनालाइज करो टॉपर के आंसर से मैच करके कि हाँ शायद मैं ये पॉइंट भी लिख सकती थी, ठीक है। ये एक दूसरे को दिखाओ, लेकिन ये प्रैक्टिस ऑन रखो। ये नहीं कि प्रीलिम्स आ गया तो इसको भूल जाना है, क्योंकि एट दी एंड ये तो क्वालिफाइंग है, आपको उसमें तो एक एक नंबर चाहिए ना। इसमें 99 कट ऑफ गया है और आप 100 या 99.5 भी ले आए तो काम चल जाएगा ना। वहाँ आपको एक एक नंबर खींचना है, तो आपकी क्वालिटी हर दिन इंप्रूव होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो मतलब हर दिन आपको एक पैराग्राफ तो लिखना ही लिखना है, भले आप फर्स्ट डे पे हो या आप अपने मेंस लिख रहे हो, हर दिन लिखो। वो लिखने से एक तो स्पीड, राइटिंग, फिर समझ आएगा कि क्या। फिर जब आप अपने पहले दिन का आंसर चेक करोगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना आपको समझ में आया है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। रोज़ अगर 10 मिनट निकाल के एक आंसर भी लिख लिया ना, और ये मत सोचो कि ये बेकार आंसर है, इसकी क्वालिटी क्या है, उसने क्या लिखा है, सिर्फ लिखो। जो टॉपिक से समझ में आ रहा है ना लिखो। एक क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाएगा नेट पे, या पुराने पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओ और लिखो, ठीक है। इनहिबिशन हट जाएगा लिखने का कि यार कभी भी तैयारी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि अभी प्रीलिम्स की कर रहे हैं फिर मेंस की करेंगे। इधर भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ चलनी चाहिए तैयारी। क्योंकि अब तो वैसे भी ऐसा यूपीएससी का वैसा प्रीलिम्स तो है नहीं कि 4 ऑप्शन दे दिए एक एक वर्ड के, पूछ रहे हैं ये कहाँ पे है, पुणे, कैलकाटा, हैदराबाद। ये तो वो कभी नहीं पूछता। वो खुद ही अब 5-5 लाइन के सेंटेंसेस पूछता है जिनके आंसर्स भी 2-2 3-3 लाइन के होते हैं। तो वो मेंस का ही पर्सपेक्टिव हो गया एक तरह से। और अगर आपने प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स याद रखे हैं, फैक्ट्स कि हाँ ये इधर है ये इधर है, तो वो आपके मेंस में भी काम आने ही आने हैं। तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो उसको 360 डिग्री से पढ़ना है। ये तैयारी खींच लेती है पूरा, आपका पर्सनैलिटी चेंज कर देती है, क्योंकि ये सिर्फ पेपर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हर एस्पेक्ट चेक हो रहा है आपका। ये उस दिन भी बताया था मैंने। तो कोशिश ये लिखो, आज भी जाके जितना समझ में आ रहा है लिखो। 5, 6, 7 लाइन से तो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम करेंगे लेटरल एंट्री। क्या होती है लेटरल एंट्री? लेटरल एंट्री में हमेशा ये डिबेट रही है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं? किसी भी, कहीं भी, कैसे भी ग्रेजुएशन किया है आपने, आप दे सकते हो ये एग्ज़ाम, ठीक है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साइंस वालों को ही ले रहे हैं, हिंदी वालों को नहीं ले रहे हैं, नहीं। पीएचडी भी किया है तो ले रहे हैं, ठीक है। बीएससी भी किया है तो भी ले रहे हैं। एग्ज़ाम क्लियर करना है बस आपको।
तो हम जर्नलिस्ट हैं, आप किसी और में ग्रेजुएट हो, मैं किसी और में ग्रेजुएट हूँ, लेकिन हमें काम एक सा ही करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। उसको ही कितने अच्छे से करना है, वही आप अच्छे सिविल सर्वेंट हो। स्पेशलिस्ट हो गए कि एक पर्टिकुलर डोमेन में वो एक्सपर्ट है, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, अकाउंटेंसी, उसके बाद आप बोल सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, एंड द लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, प्रोफेशनल हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, जो उस दिन बताया था मैंने, वाइट हैट हैकर्स, एथिकल हैकर होते हैं ये। इनको अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि कमी ढूंढो हमारी वेबसाइट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमें स्पेशलिस्ट चाहिए इकोनॉमिक्स। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इससे पहले कभी एम्प्लॉय नहीं किया है। जैसे हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट करते हैं या चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से करती है, एक प्रोफाइल देखती है, क्वालिफिकेशंस देखती है और फिर अपॉइंट कर लेती है, ठीक है। जैसे रघुराम राजन है, उसको हमने अपॉइंट किया था। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये बहस हो रही है कि लेटरल एंट्री में एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट को जैसे ज़रूरत पड़ती है वो अपने हिसाब से क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को अपनी कमिटी या अपनी टास्क फोर्स में ले लेती है। जैसे नीति आयोग, इसमें है ना एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स हैं इसमें, ठीक है। तो अब बहस ये हो रही है कि क्या इनको सिविल सर्वेंट का दर्जा देना चाहिए, क्या इनको बीच में विदाउट एनी एग्ज़ाम लाना चाहिए, यहाँ पे बहस हो रही है। अब ऑब्वियसली जो खुद ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो मना करेंगे कि हम इतनी लंबी प्रोसेस से आए हैं और ये कहाँ से आप बीच में इनको ले लोगे, अपॉइंट ही कर लोगे, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, विच इज़ रॉन्ग। लेकिन इससे ये भी होता है कि टैलेंट पूल बढ़ रहा है हमारे पास। नहीं तो क्या होता है यूजली, आप अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप ऑब्वियसली इंडिया छोड़ के बाहर जॉब करने जाते हो। जितने भी IITians IIM वाले होते हैं जो हाईएस्ट होते हैं वो बाहर ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका जो एफिशिएंसी है, उनका जो टैलेंट है वो यहाँ प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, उनको उनके टैलेंट के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। तो हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, मतलब हमें इंडिया के टैलेंट को वहीं का वहीं रखना है, ब्रेन ड्रेन नहीं करने देना है। और हमें गवर्नमेंट की भी हेल्प करनी है। ये जो इश्यूज़ हैं ये नए इश्यूज़ हैं, कंपैरेटिवली कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं या तो 21st सेंचुरी इश्यूज़। तो जो आउटमोडेड मॉडल चलता आ रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि एग्ज़ाम लो और अंदर लो, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, बिल्कुल है, अपडेशन की ज़रूरत है। अब आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप डिसीजन लो लेटरल एंट्री होनी चाहिए, नहीं, आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं। मतलब आपको पॉजिटिव भी होना है और कंक्लूजन में पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है। आप अभी उस पोजीशन पे नहीं हो कि आप डिसाइड करो कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अब हम दोनों देखेंगे इसका। तो हम पहले तो देखेंगे कि लेटरल एंट्री क्या है और फिर देखेंगे कि क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं और क्या हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले लेटरल एंट्री इज डिफाइंड एज द इंडक्शन ऑफ domain experts and specialists directly at middle or higher level of administrative hierarchy
ठीक है, rather than appointing regular civil servants through promotion. ओके, क्या समझ आया इससे? कि आपने डायरेक्टली इंडक्शन किया है, मतलब डायरेक्टली एंट्री कराई है डोमेन एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट की मिडिल और हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग द सिविल सर्वेंट्स दैट आर ऑलरेडी वर्किंग, हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इंड्यूस कर रहे हैं बाहर के एक्सपर्ट्स को, ठीक है, और उन्हें वही रैंक दे रहे हैं जो सिविल सर्वेंट्स की है। ये हो गई लेटरल एंट्री। अब हम देखेंगे कि क्यों लेटरल एंट्री की ज़रूरत है, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर लेटरल एंट्री, और व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ लेटरल एंट्री। हाँ जी, डोमेन एक्सपर्ट्स जो मैंने आपको अभी बताया, सारी चीज़ें लिखी थी, इनके अंदर के एक्सपर्ट्स, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट, मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की है तो आप उस डोमेन के एक्सपर्ट कहलाएंगे। स्पेशलिस्ट भी वही हुआ, एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट सेम चीज़ है, ठीक है, ओके, सेम वर्ड, दो वर्ड्स हैं बस, अगर आपको और फैंसी बनानी है अपनी डेफिनेशन, है दोनों का एक ही मतलब, ठीक है। अब आ जाइए कि ज़रूरत क्यों है लेटरल एंट्री की। लेटरल एंट्री से क्या होगा, टैलेंट पूल वाइड होगा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी होगी एंड कंपटीशन। एक कंपटीशन आ गया प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स में और स्पेशलिस्ट में, उससे क्या होगा, एफिशिएंसी के साथ काम होगा, एक दूसरे को नीचा करने के लिए काम करेंगे, अच्छे से एफिशिएंटली काम होगा, एक कंपटीशन, हेल्दी लेवल ऑफ कंपटीशन होगा, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे लोग काम करने के लिए। तीसरा है वैकेंसी गैप जो है विल बी फिल्ड। इसमें एक फैक्ट लिखो कि बासवान कमिटी, BASAWAN, बासवान कमिटी ने रेकमेंड किया है that there is not recommend, pointed that there is a shortage of around 1500 civil servants in the country. ठीक है, तो वैकेंसी गैप जो है वो फिल होगा, क्योंकि अभी भी शॉर्टेज है हमारे पास अराउंड 1500 सिविल सर्वेंट्स की। ये बासवान कमेटी के फिगर्स हैं, ओके। उसके बाद ये हो सकता है कि सेम पॉइंट आप डालोगे कि कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स रिक्वायर स्पेशलिस्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आप लिख सकते हो जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स क्या क्या बताई थी मैंने कल, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर थेफ्ट, हैकिंग, ये अभी की प्रॉब्लम्स हैं। ये जो अभी मैंने इससे पहले भी लिखी थी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, उसमें भी बहुत ग्रेजुएट्स हो रहे हैं जिनकी हमको ज़रूरत है कि अगर आप मान लीजिए आपकी कंट्री का क्रिमिनल किसी और कंट्री में जाके छुपा हुआ है, इंटरनेशनल लॉ और एथिक्स से डील करेगा, ये एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो जिन दो कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है उनके आपस में नेगोशिएशंस होंगी कि इसको हमारी कंट्री में वापस भेज दो। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, ह्यूमन राइट आता है इसमें, तो सबसे पहले कि जो प्रिजनर है उसके ह्यूमन राइट्स लिए अच्छे से
कंसर्न में लिए जा रहे हैं या नहीं, मतलब कि जहाँ ये जाके छुपा है, मान लीजिए वो कंट्री बोलेगी कि हम आपको दे दें, और अगर आपने मार दिया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो नहीं होना चाहिए। तो ये कंट्री एक गारंटी लेती है इस कंट्री से कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करोगे। जैसे मान लो टेररिस्ट है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा टेररिस्ट को, कि मार दो। हम लंदन से बुला रहे हैं किसी टेररिस्ट को जिसमें हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट पे या हमारे सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया है, हमारे पास एविडेंस है, उसके बाद भी वी हैव टू फॉलो या इंटायर प्रोसीजर। हम ऐसे ही नहीं किसी को एग्जीक्यूट कर सकते या फांसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट होता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है दो कंट्रीज़ के बीच में। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे हमको, डिप्लोमेट्स चाहिए ही हैं, लेकिन सिर्फ डिप्लोमेट्स नहीं कि आपने फॉरेन सर्विसेज क्लियर की और आप एक डिप्लोमेट बन गए, उसके बाद भी मिड करियर ट्रेनिंग होनी चाहिए सबकी, ठीक है, कि बीच में भी आप कोर्सेज ले रहे हैं, उनको हमें एजुकेट करना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को कि आप अपने कोर्सेज चलने दीजिए, पढ़ाई चलने दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी इवॉल्व हो रही हैं, तो हमको सोल्यूशन भी डायनेमिक चाहिए। एक सोल्यूशन पे तो हम काम नहीं कर सकते कि हाँ फॉरेन सर्विसेज क्लियर किया तो आप अच्छे डिप्लोमेट बनेंगे। ये सिर्फ लैंग्वेज आने से तो डिप्लोमेसी नहीं आएगी, आपको 100 तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको उस कंट्री का पूरे हिस्ट्री कल्चर पढ़ना होता है कि वो कंट्री आज ऐसी है तो क्यों है। हिस्ट्री ही शेप करती है आज के प्रेजेंट कंट्री को, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री ही शेप करती है उसे। तो हमको पूरा पूरा पढ़ना होता है किसी कंट्री के बारे में, अगर हम किसी की एम्बेसी में हैं डिप्लॉयड तो, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको 5th पॉइंट लिखना है, कंटेम्प्रेरी इशूज़ रिक्वायर डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसमें आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। लिखो इसमें ग्लोबलाइजेशन, लिखो इसमें क्लाइमेट चेंज, साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, हाँ वर्क लोड डिवाइड हो जाएगा, बट वो यही ना, फिर वो सोचते हैं हमारी ऑटोनॉमी छिन रही है। लिख सकते हो, लेकिन आप जैसे क्विक डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंसी हमने लिख दिया है, इसमें वर्कलोड वाला पॉइंट भी डाल सकते हो, ठीक है। शेयर द वर्कलोड, वर्कलोड विल बी शेयर्ड, ये लिख सकते हो आप। तो ये ज़रूर, इसमें हमको पता चल गया कि हमारी रिक्वायरमेंट लेटरल एंट्री की क्यों है। ये हो गए पॉजिटिव्स ऑफ लेटरल एंट्री, वाई वी रिक्वायर लेटरल एंट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या क्या लिखा मैंने इसमें कि टैलेंट पूल बढ़ जाएगा, हमें पता होगा कि हमारे पास बेस्ट टैलेंट आ रहा है, क्योंकि उसे हमने डेलिबरेटली अपॉइंट किया है, तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट ही है, एक्सपर्टीज़ है। उसके बाद एफिशिएंसी के साथ काम होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो पहले के लोग थे उनमें और जो नए लोग आए उनमें कंपटीशन बढ़ेगा। उसके बाद वैकेंसी है अभी भी ब्यूरोक्रेट्स की कंट्री में, तो वो फिल हो जाएगी। क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आ रहे हैं, उनको हम टेन्योर बेसिस पे रख रहे हैं, पता है ना ये बात। उनको हम अपॉइंट पर्टिकुलर टाइम के लिए रख रहे हैं, 1 साल 2 साल 6 महीना, ठीक है। तो वो तो जल्दी जल्दी काम करेंगे, वो थोड़ी है कि आपको पता है उनकी सरकारी नौकरी लग गई है तो वो अपना काम करते रहें। हाँ, तो वो तो फटाक से काम करेंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी पेस के साथ काम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी, एफिशिएंटली काम होगा। और 5वां हो गया कि क्यों चाहिए हमें कंटेम्प्रेरी, क्यों हमें चाहिए, क्यों है लेटरल एंट्री, क्योंकि हमारी इश्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक होते जा रहे हैं, तो अप्रोच भी हमारा डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। हो गया। अब इसका एक घाटा भी है, आप क्या करते हो ना, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए उसको रखते हो, तो वो उतनी लगन से काम नहीं करेगा। आपने टेन्योर इतना कम दिया कि उसकी डिसीजन मेकिंग जो होगी ना, वो ये नहीं सोच पाएगा कि हाँ मेरी अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, क्योंकि मुझे तो अभी हटा देंगे। ये भी एक पॉइंट है, दोनों चीज़ें हैं इसकी। तो हमें रेकमेंडेशन में ये लिखना है कि जब हम लेटरल एंट्री दे रहे हैं तो हमें थोड़े लॉन्गर टेन्योर के लिए अपॉइंट करना चाहिए, 5 साल 4-5 साल के लिए अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऑन पेपर से इफ़ेक्ट में लाने के लिए इतना टाइम तो लगता ही है।
पहले पॉलिसी बनती है, उसके बाद छोटे लेवल पे एग्जीक्यूट होती है, जब वहाँ सफल हो जाए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होती है, फिर एक स्टेट में लागू होती है, फिर दूसरे स्टेट को अगर लगता है कि ये अच्छा लॉ है तो वो अडॉप्ट करता है उस पॉलिसी को। इतनी बड़ी कंट्री है, हमारी सिटीज़ बराबर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कैलकाटा हो गया, कैलकाटा की जो पॉपुलेशन है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो इतना वाइड लेवल पे किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में प्रॉपर प्लानिंग तो लगती ही लगती है। अगर आपने प्लानिंग कर ली फिर आप इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जाओगे, टाइम लगेगा। तो हमें लॉन्गर टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट करना चाहिए। तो ये हम रिकमेंडेशन में लिखेंगे। तो ये हो गए इसकी नीड या पॉजिटिव्स ऑफ लेटरल एंट्री। अब हम करेंगे चैलेंजेस ऑफ लेटरल एंट्री। क्या क्या, ये लिख लिया है ना? क्या क्या चैलेंजेस हैं? अगेन सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि रेजिस्टेंस फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी, है ना। जो प्रेजेंट ऑफिशियल्स हैं वो तो रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे इस चीज़ को। तो हो गया रेजिस्टेंस फ्रॉम प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी। सेकंड हो गया इट मे डीमोटिवेट दी करंट वर्किंग। सिविल सर्वेंट्स, अब जैसे देखिए मुझे बोला गया है यहाँ पे गवर्नेंस पढ़ाने के लिए, और अगर मुझे बिना बताए कल दूसरा टीचर भी गवर्नेंस पढ़ा रहा है तो मुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि मेरे में ही कमी रही होगी, तभी सर ने दूसरे टीचर को अपॉइंट किया है। तो मेरे को डीमोटिवेटेड फील होगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही थी, फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ का, ठीक है। तो वही ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं कि हम तो काम अभी तक कर ही रहे थे ना, हम चला ही रहे ना, पिछले 75 साल से कंट्री चला ही रहे हैं, फिर अचानक से ये क्या लेटरल एंट्री की बात आ गई, है ना। तो डीमोटिवेशन होगा उनका, ठीक है। थर्ड हो गया आपका कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आ जाएगा। इसमें ये लिख लो, ऐसे लिख लो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, थोड़ा बाइस्ड भी हो सकता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। कि मान लीजिए रघुराम राजन कांग्रेस का सपोर्टर है तो बीजेपी नहीं करेगी उसे अपॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो आएगी। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई अभी तक रिजर्वेशंस हो रहे थे यूपीएससी के प्रोसेस में, क्या इसमें भी रिजर्वेशन होगा? SC ST इसमें भी रिजर्वेशन दोगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना परेशान हैं, उस चीज़ से जूझ रहे हैं, और फिर आप इस लेटरल एंट्री में भी अगर रिजर्वेशन ले आओ तो क्या? व्हाट अबाउट रिजर्वेशन? क्या? हाँ, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल। और ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं ना, शॉर्ट टेन्योर के लिए आते हैं, ठीक है। इसलिए वेरी डिफ़िकल्ट होगा हमें इंश्योर करना उनकी अकाउंटेबिलिटी। मान लीजिए 6 महीने पहले जिसने डिसीजन लिया था उसको अब हटा दिया, और अगर कुछ उसमें गड़बड़ हुई और हमने क्वेश्चन किया तो सरकार बोलेगी वो तो हो गया, उसका तो ख़त्म टेन्योर, वो तो गया। तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टेन्योर पे उनको रखा जाता है, ठीक है। और कोई पॉइंट आपको लगता है जो लेटरल एंट्री में इशू हो, या जो उसका पॉजिटिव हो, या जो हमने मिस कर दिया हो? सोशल एस्पेक्ट से भी सोचो। सिटीजन्स पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी लिख सकते हो इसमें पॉजिटिव्स में, कि जब जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे तो जल्दी जल्दी सर्विस डिलीवरी भी होगी, जल्दी स्कीम्स बनाई जाएंगी तो जल्दी इम्प्लीमेंट भी होंगी। सिटीजन्स का हो सकता है ये फ़ायदा, लिख सकते हो इसमें ये कि फास्टर एंड इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी, ये एक पॉजिटिव आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके लेटरल एंट्री का इशू। कोई चीज़ जो समझ नहीं आई है? नहीं?
अभी करंट सिचुएशन यही है कि अभी भी इस पर डिस्कशन ही चल रहा है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये पिछले 3-4 साल से चल ही रहा है और अभी भी इसका कोई एक ठोस सल्यूशन नहीं निकला है या कोई पॉलिसी इस पे बनी नहीं है कि हाँ इस तरह से या ये, क्योंकि देखो ना गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करती भी है तो गवर्नमेंट को भी तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि किस बेसिस पे उसने अपॉइंट किए। तो उनकी कोई एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जो इसे पब्लिक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कुछ तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके बेसिस पे आप सिलेक्शन लोगे या जिसके बेसिस पे आप सिटीजन्स को बोल पाओगे कि हाँ हमने रघुराम राजन को लिया है, इसीलिए नहीं कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ, इसीलिए भी क्योंकि उसे इंडिया के गवर्नेंस में काम करने में इंटरेस्ट भी है। हमें सिर्फ वो लोग थोड़ी लाने हैं जो विदेश से आए अपना काम करके चले गए, फिर इनमें उनमें वो चीज़ नहीं रहेगी ना कि हाँ सेंटिमेंट्स तो रहेंगे ही नहीं, वो कैसे वेलफेयर को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो हर चीज़ को हमको देखना है, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बहुत ही इम्पार्शियल होना चाहिए और किस ग्राउंड्स पे, द ग्राउंड्स फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक, कि अगर आप पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो आपने किस बेसिस पे उसको अपॉइंट किया है, ठीक है ना। सेटिस्फाइड होनी चाहिए गवर्नमेंट भी और सॉरी सिटीजन्स भी कि हाँ आपने सही बंदे को रखा है। तो ये हो गया आपका। अब हम करेंगे रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अभी तक क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं, क्या क्या कमिटीज़ ने क्या क्या रेकमेंडेशंस दी हैं और आप क्या रेकमेंड करते हैं। 3 चीज़ें हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं 4 या 5 कमिटीज़ के नाम लिख रही हूँ, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। रिसेंट कमिटीज़ रही हैं कंपैरेटिवली और इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यार एसी चला सकते हो क्या, हम लोग गर्मी नहीं लगती क्या। ठीक है, ये 4 इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे एक एक करके। जो फर्स्ट रिफॉर्म है, जो सेकंड ARC ने रेकमेंड किया है एज रेकमेंडेड बाय सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, वो ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन should be set up to run bachelor's degree courses in PubAd। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स की, उनको बैचलर्स की डिग्री मिलनी चाहिए पबैड में, ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छा गवर्नेंस होगा, ठीक है। तो ये पहला रिफॉर्म हो गया। दूसरा है स्ट्रक्चर एंड टाइम ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी कंप्रेस्ड। बहुत लंबा प्रोसीजर है, साल भर तक चलता है एग्ज़ाम,
बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो सेम जो मैंने आपको कल बताया था कि आज प्रीलिम्स ले लिया, कल या परसों से मेन स्टार्ट कर दिया, साथ में ले लिया। प्रीलिम्स में अगर इतने मार्क्स में इतने लोगों ने क्वालिफाई कर दिया तो ही उनकी कॉपीज़ मेंस में चेक होंगी। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली मेंस के बाद आप इंटरव्यू की लिस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस्ड होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। थर्ड हो गया आपका जो अलग कमेटी है, जो मैंने बताया था वाई के अलग कमेटी, recommended testing of candidates without optional। 2001 में बनी थी ये कमेटी, ठीक है। तो उसने ये बोला था कि जब आप आगे जाके उनको कोई कोर्स तो करा देंगे, मान लीजिए उस सब्जेक्ट में जिससे आपने इसको टेस्ट करके एग्ज़ाम में लिया है, जब आगे जाके उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो आप उसके बेसिस पे 2 पेपर क्यों ले रहे हैं? आपको वैसे भी जर्नलिस्ट चाहिए, जनरल काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। तो जब आपको किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड से वो बंदे ले ही नहीं रहे हो तो क्या फ़ायदा है ऑप्शनल सब्जेक्ट का? और या क्या ऐसा होता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस की हूँ तो मैं कंप्यूटर का ही सब्जेक्ट लेके ऑप्शनल दूंगी? ऐसी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर। मैं एंथ्रोपोलॉजी लेके भी कर सकती हूँ। तो फ़ायदा क्या हुआ? ग्रेजुएशन मैंने किसी और सब्जेक्ट से की, सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए मैंने 3 महीने कोई और सब्जेक्ट की कोचिंग ली। जब मार्क्स उसमें आ गए तो मैं उसको भूल गई। यूटिलाइज हुआ एंथ्रोपोलॉजी मेरे एग्जाम सिविल सर्वेंट बनने के बाद? नहीं। तो क्या फ़ायदा है फिर ऑप्शनल्स का? जैसे जो कुछ स्टेट सर्विसेज में, जैसे जिसका एग्जाम मैं दे के आई हूँ उसमें ऑप्शनल नहीं है। एमपी स्टेट सर्विसेज में देयर इज़ नो ऑप्शनल। और भी स्टेट्स में, राजस्थान में भी आई थिंक नहीं है, बट एमपी में नहीं है। और ये पिछले 2 साल में ही चेंज हुआ है। पहले एक ऑप्शनल था वहाँ पे, जैसे यूपीएससी में 2 से 1 कर दिया है ना। तो यही हमारा, जब 2 था तब तो इतना टायरिंग होता था ना कि जीएस पे आप ध्यान ही नहीं दे पाते थे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो यूज़लेस है। अब मैं ले रही हूँ एग्रीकल्चर और दूसरा मैं ले लिया मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी, तो कोई फ़ायदा है उस चीज़ का? या क्या मैं 3 महीने में एक्सपर्ट बन जाऊँगी उसकी कि आगे जाके अगर एग्रीकल्चर पे कोई पॉलिसी बनानी है तो मुझे बुला लेंगे? क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर था। नहीं, आई हैव टू परस्यू इट एट हायर लेवल्स ऑल्सो। मुझे कोई पीएचडी भी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी कि 3 महीने पढ़ के मैं एक्सपर्ट बन गई। तो यूज़लेस है ऑप्शनल, अभी भी यूज़लेस है। यूपीएससी एक भी हटा देगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि सिर्फ अगर एथिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए और ऑप्शनल में अच्छे आ गए हैं और ऐसे में तो आप टॉपर हो, जीएस की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक अप्रोच अपनाते हैं कई लोग, जिसमें आपने एथिक्स कर लिया, ऑप्शनल कर लिया, ऐसे कर लिया। ठीक है ना, ये अगर आपने कर लिया ना तो, क्योंकि जीएस में वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है, सबके उतने ही नंबर आते हैं टॉपर्स के। हाँ, ऐसे में स्कोप है, एथिक्स में बहुत स्कोप है। 250 में से 150-150 नंबर इजीली आ रहे हैं लोगों के एथिक्स में। बहुत स्कोप है एथिक्स में, अगर आपने अच्छे से लिखा है, आपको क्लैरिटी है केस स्टडी की, सारे एस्पेक्ट्स आपने उसके अंदर लिए हैं और कोई एक स्टैंड पे आंसर नहीं दिया है, मिडिल ग्राउंड लेके आंसर दिया आपने, तो एथिक्स बहुत स्कोरिंग है। और ऑप्शनल से खींच लेते हैं लोग मार्क्स, क्योंकि वो उनको लगता है कि हमने इतना पढ़ा है तो ऑप्शनली ठीक है। जीएस लोग पढ़ते हैं, ऑब्वियसली जीएस मेजर चंक है, लेकिन इससे आपकी स्कोर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इन 3 सब्जेक्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। ठीक है, तो अलग कमेटी ने क्या बोला था कि आप एवेल्युएशन करो कैंडिडेट्स का, लेकिन बिना ऑप्शनल के करो। ठीक है, उसके बाद चौथा आप बोल सकते हो कि जो मिड करियर ट्रेनिंग है वो होती रहनी चाहिए। एक बार लबास ना चले गए, वहाँ से वापस आ गए, फिर ले ली नौकरी, वो 2 साल की होती है। 2 साल की होती है। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो 2 साल वहाँ रहते हैं, जो आईपीएस हैं और जो वो उनकी 100 डेज़ की होती है आईआरएस। जाना सबको पड़ता है, सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जाएंगे और फिर उनका एक ओरिएंटेशन होता है और फाउंडेशन बैच होता है। 100 दिन बाद फिर वो अपने अपने स्टेट्स में या अपनी अपनी अकेडमीज़ में वापस चले जाते हैं। आईएएस वहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 साल चलता है पूरा। कुछ वीक्स 19 ऐसा कुछ है कि कुछ वीक्स के हिसाब से होता है वो। तो मिड करियर ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, शुड बी मेड कंपल्सरी, शुड बी डेवलप्ड।
ये जो मैं आपको बता रही थी कि हमें मोटिवेट करना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को कि अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप बीच में भी उसके कोर्स कीजिए, तभी तो वो एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है ना, डोमेन नॉलेज वो डेवलप करने के लिए। अप्रेजल जो है ना सिविल सर्वेंट्स का, इट शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड मेरिट रादर देन एक्सपीरियंस, ठीक है। कोई वर्ड समझ नहीं आए ना तो पूछ लेना क्लियरली, क्योंकि मैंने पढ़ रखी है ना सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है इतना तो आता ही होगा, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में, इसलिए मैं कुछ चीज़ें छोड़ देती हूँ समझाना। ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि मैं हर चीज़ समझाऊँ, बट ये होता है ना कि मेरे को लगता है हाँ ये पढ़ा है तो इतना तो पढ़ा ही होगा, बट वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पूछ लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बजाय परफॉर्मेंस और मेरिट पे अप्रेजल होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल होना चाहिए। उसके बाद 6th पॉइंट लिखो कि पब्लिक सर्वेंट, हाँ किसका मेरिट, मेरिट कि भैया आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पिछले 15 साल से इस डिपार्टमेंट में हो तो हम आपको बुला लेंगे। अगर आप फिशरीज़ से 15 साल, फिशरीज़ डिपार्टमेंट में 15 साल से काम कर रहे हो, तो अगर एक्वेटिक एनिमल्स पे कोई पॉलिसी बननी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 15 साल से काम कर रहे हो तो हम आपको ही बुलाएंगे। हम एक्सपर्ट को देखेंगे जिसने PhD कर रखा होगा इस पर। तो मेरिट पे काम होना चाहिए, बेस्ट लोगों को ही हमने पॉलिसी मेकिंग में लेना है ना। Public servants should be encouraged to obtain higher academic qualifications। अब एक बात बताओ, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो तो फ़र्क पड़ता है ना इंटरव्यू में, कितना अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसीलिए नहीं कि सिर्फ आपने ही DU से पढ़ाई की है, और कितने हज़ार बच्चे और भी होंगे जिन्होंने DU से पढ़ाई की है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना वर्क्स, हेल्प्स इन योर इंटरव्यू, कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिर्फ पेपर पे नहीं है, आप एक्चुअली में अच्छे हो, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स को इनकरेज करना चाहिए हमें कि वो और अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लें ड्यूरिंग देयर जॉब। ऑल्सो उनको PhDs या फिर उनको मतलब मास्टर्स करते रहना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करके इम्प्रूव करते रहना चाहिए अपने आप को। क्यों? क्योंकि सर्विसेज डायनेमिक है, एक तरह का काम नहीं है कि आप बैंक ऑफिसर बन गए अब आपको यही करना है ज़िंदगी भर, नहीं। ये सर्विसेज ऐसी है कि हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आएगी आपके ऊपर, तो आपको अपनी ट्रेनिंग, अपने माइंड को भी डायनेमिक रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है। ये नहीं कि हम इस रूटीन से काम करते हैं हम ऐसे ही करेंगे, वो सबसे बुरा नेगेटिव एस्पेक्ट होता है किसी भी सिविल सर्वेंट का, रिजिडिटी। क्योंकि ऑलरेडी लॉज इतने रिजिड हैं, और अगर आपकी पर्सनैलिटी भी रिजिड हुई, यूजलेस। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू द चेंजेस। फटाक से अडेप्टेशन की आपकी वो होनी चाहिए प्रोसेस की, अरे कुछ नहीं, ये नहीं हुआ, ये करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग होनी चाहिए आपकी कि अब बिगड़ गया कोई बात नहीं। क्योंकि आप सोचो कोविड के टाइम पे एग्जाम्पल लो, मान लीजिए हम यही सोचते रहे कि यार इतने लोग मर गए, इतने लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा। एक पब्लिक सर्वेंट के पास टाइम नहीं है ये सब सोचने का, उसको कल के लिए इंजेक्शन अवेलेबल कराने हैं, डिलीवरी लेनी है दूसरे स्टेट से इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की डिलीवरी लेनी है। आई लॉस्ट माई फादर ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, सेकेंड जो वेव आई थी, ठीक है। हमें एक इंजेक्शन के लिए इतनी जगह कांटेक्ट करना पड़ गया था ना, क्योंकि जबकि मेरे फादर एक बड़े सिविल सर्वेंट रिटायर्ड हुए हैं, उनको भी बेड मिलना इतना मुश्किल हो गया था। हमने इतने फ़ोन्स कराए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस टाइम पे ये सिचुएशन थी। मतलब आप लकी हो कि आपने हॉस्पिटल का कोई चेहरा नहीं देखा। अप्रैल सबसे गंदा टाइम था इंडिया के लिए। मतलब मैं खुद क्रिमेशन ग्राउंड में गई थी, वहाँ जगह नहीं थी लोगों को जलाने की। और आप सोच सकते हो कि आप जला के आए हो अपने पापा को और आपको ये नहीं पता कि कहाँ, मतलब आप ऐसे लैंडमार्क देख रहे हो कि यहाँ पेड़ के नीचे जला देते हैं ताकि 3 दिन में आके ये उठाएंगे। ये स्थिति थी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी किसी ने, और गॉड फॉरबिड नहीं देखनी पड़ जाए। तो उस टाइम पे पब्लिक सर्वेंट ये थोड़ी सोच सकता है कि इतने लोग मर गए, कल क्या होगा, कुछ नहीं। उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग है, इतनी फास्ट कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। उस टाइम पे आपको ये भी था कि लोग लॉ एंड ऑर्डर ना तोड़ दें,
कि इतना कलेश हो रहा था ना हॉस्पिटल्स में, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका बंदा अंदर है तो आप लड़ोगे ही ना उसके लिए बाहर। हॉस्पिटल बेड्स के लिए एक्चुअली लड़ाइयाँ हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई थी हॉस्पिटल्स के बाहर, तो आपको हर चीज़ मैनेज करनी है। तो आप उस टाइम पे इतना आपको एफिशिएंटली काम करना है और बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करना है। ये सब हम एथिक्स में पढ़ेंगे, अगर मैंने आपको एथिक्स पढ़ाया। आपके इमोशंस साइड में होने चाहिए आपके पास, क्योंकि टाइम नहीं है उनको रिकलेक्ट करने का भी, और आपको कंटिन्यूसली काम करना है अराउंड द क्लॉक। क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्या अभी तक हमने फेस की थी? इससे पहले हमने कोई पैंडमिक देखा था? नहीं। जो यंग सिविल सर्वेंट्स थे जिनके 1 या 2 साल पहले इंडक्शन हुआ, उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं। ऑल्दो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, ये एक अच्छी बात भी होती है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब हमारे पास कोई नोशन नहीं होता है पहले से दिमाग में बना हुआ कि हमको ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। तो जैसा हमको समझ में आया हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काम किया। तभी टीना डाबी कितनी यंग ऑफिसर थी, उसको कमेंडेबल जॉब, उसको अवार्ड मिला है इस वजह से भी, भिलवाड़ा मॉडल जो मैंने आपको बताया था। तो आपको कोशिश यही करनी है कि सब आपका साइड में है, आपको काम यही देखना है कि हर बंदा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई एक, अगर वो 80 साल का बुढ़ा भी मर रहा है ना आपकी गलती से, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए वहाँ तक, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि, और उस टाइम पे अगर मान लीजिए आप थोड़े से भी क्वालिफाइड हैं, कि अगर आपको बायो आती है या आपको थोड़ी सी भी डॉक्टरी का नॉलेज है, वो हेल्प करेगा। क्योंकि ऑन ग्राउंड इतने डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना कि उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आता कि आपका फिजिक्स सब्जेक्ट था या आपका पबैट सब्जेक्ट था, ठीक है। तो ट्रेनिंग इतनी डायनेमिक होनी चाहिए कि यू शुड बी रेडी फॉर एनी एंड एवरी चैलेंज इन योर जॉब। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि बंदूक लेके बाहर जाके लड़ना है, आपको सिक्योरिटी दी जाती है स्पेशली फीमेल ऑफिसर्स को। कोई ये हम नहीं बोल रहे कि हमें जाके लड़ना है वहाँ पे, या हम नहीं बोल रहे हमें जाने बचानी है लोगों की, हम ही डॉक्टर हैं, हम ही इंजेक्शन लगाएंगे, नहीं। लेकिन ये सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, ये देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। टाइम से काम हो रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट। नहीं तो हर दिन आपका एग्जामिनेशन है। हमें लगता है ना एग्जामिनेशन इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, दैट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। आप अपना ये टाइम याद करोगे जब आप सर्विसेज में चले जाओगे कि यार घर पे बैठ के पढ़ना आसान था, पढ़ना ही तो था। जब आप बाहर निकलोगे, जब आप जॉब करने लग जाओगे, जॉब नहीं है ये, तब आपको रियलाइज होगा हर दिन चैलेंज है, हर दिन स्ट्रेस है, उसको ही मैनेज करना है, बस इजीली हो जाता है। जब आप एक बार करने लग जाओ ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, इजीली हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो फिर लाइफ ही स्ट्रेसफुल है ना, किसकी नहीं है। ऐसे तो आर्मी वाले कभी खुश ही नहीं रह सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं आज मर रहे हैं या कल मरना है, हर चीज़ में रिस्क है। बस आपको अपना काम एफिशिएंटली अच्छी तरह से करना है, कर रहे हो आप, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। मैंने ये चीज़ ली थी, ये सोच के मैंने ये डिसीजन लिया था, एंड यू शुड बी आंसरेबल टू द पब्लिक एंड टू द हायर अथॉरिटी ऑल्सो, कि मैंने क्या सोच के ये लिया था। इसलिए एथिक्स बोलते हैं इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जो केस स्टडीज़ आती है ना, उससे फिर आपका दिमाग चलना शुरू होता है कि अगर मेरे को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया तो मैं वहाँ क्या करूँगा, तो उससे आपका दिमाग चलेगा। और वो रिफ़्रेशिंग भी होता है कि इतना जीएस पढ़ के फिर जब एथिक्स पढ़ने में आता है तो अच्छा लगता है वो। तो ये सारी चीज़ें एथिक्स में हैं आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, कंपैशन हो गया, एम्पैथी हो गया। ये बोलने में छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन जब इनको आप आंसर में लिखोगे, जब आप खुद की लाइफ में डालोगे, तब आपको समझ में आएगा कितने इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है ना। ये लिख लिया? तो ये 6 आपके पॉइंट्स हैं जो रिफॉर्म्स हैं, और भी हैं, लिखो। ये डिलीट कर दूँ, रब कर दूँ ये? नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस शुड बी सेटअप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस should be set up to conduct training। ट्रेनिंग में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेनिंग में बोला जाता है कि जो ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं वो अपडेट नहीं हो रहे हैं, बहुत पुराने और वैसे ही चलते आ रहे हैं। फिक्स ट्रेनिंग है, ठीक है, कोई डायनेमिक ट्रेनिंग नहीं हो रही है सिविल सर्वेंट्स की, और जैसी होती आ रही है वैसी ही हो रही है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस शुड बी
सेटअप फॉर ट्रेनिंग। 8th पॉइंट है सक्सेसफुल कंप्लीशन of training at induction stage should be minimum necessary condition for confirmation in services। इसका क्या मतलब है? जो IRS है वो दोबारा पेपर देता है, पता है ना ये बात। जैसे IPS, मान लो आपको लगता है कि आप अंडर 100 ले आओगे अपनी रैंक, यू डिज़र्व IAS, आपकी पहले अटेम्प्ट में रैंक आई, दूसरे अटेम्प्ट में रैंक आई, जब आपकी ये रैंक आई आपको IPS अलॉट हुआ, आपका नाम सरदार वल्लभ भाई अकेडमी हैदराबाद में गया कि ये यहाँ ट्रेनिंग करने आएंगे, आपने ज्वाइन की ट्रेनिंग, 1 महीना की, यहाँ से आपने लीव ले ली टू गिव नेक्स्ट प्रीलिम्स, आ गए लीव लेके, फिर रिपोर्ट करके आ गए, फिर लीव लेके आ गए मेंस लिखने के लिए, ठीक है। फिर अगर अच्छी रैंक आ गई तो छोड़ दी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। और ये होता ही है, ये कंटिन्यूसली सबको अंडर 100 आना है, और अगर आप जनरल हो तो अंडर 70 आना है सबको, 5000 में से सबको 70 रैंक लानी है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। या आपने लीव ले ली, यहाँ आपका नाम है, आपने वेस्ट की ट्रेनिंग की नहीं आपने कंप्लीट। सिमिलरली नेक्स्ट में आप मान लीजिए आपको कस्टम ऑफिस मिल गया, लेकिन चाहिए आपको IAS ही है, आप फिर गए, फिर लीव ली, फिर पेपर देने आए। मेरा खुद का कज़न ये कर रहा है, उसकी अभी 315th रैंक आई है, लास्ट टाइम उसकी 364 रैंक थी, दोनों में उसको कस्टम मिला है, कभी गया ही नहीं ट्रेनिंग पे, कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स दिए जा रहा है, यही चल रहा है उसका भी, 3rd अटैम्प्ट है उसका भी। तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई उनकी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए जाते हैं जस्ट टू गिव द लीव फॉर द नेक्स्ट ड्यूरेशन। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एट इंडक्शन स्टेज शुड बी मिनिमम नेसेसरी कंडीशन फॉर कंफर्मेशन सर्विसेज। मतलब कि ये सीट आपकी पक्की है, अगर आप नहीं आए ना, ये सीट किसी और को दे देनी चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा बंदा है जो IPS में भी खुश रहेगा। आपको कद्र करनी चाहिए कि आप क्लियर करके आए हो, आपने एक बंदे की सीट ली है, तो या तो आपको ये छोड़नी पड़ेगी, ये डिसीजन लेना चाहिए वहीं पे सिविल सर्वेंट्स को, ये जो एस्पिरेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट को वहाँ पे पूछना चाहिए कि या तो ये छोड़ दो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी कैपेबिलिटी पे कि अगले साल आप अंडर 100 रैंक ले आओगे, तो ये छोड़ दो। ये क्या तरीका है, इसको भी पकड़ के रखना है और फिर एग्ज़ाम्स भी दिए जाना है। यहाँ भी आप एक बंदे की सीट ले रहे हो एस्पिरेंट की, दूसरा एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो तो, और ये नौकरी भी नहीं छोड़ रहे हो और ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये होता ही है, ये चलता ही है। अगर आपकी 500 रैंक आई है फिर भी आपको दोबारा पेपर देना है। IRS मिल जाता है, 200 वालों को मिल जाता है IRS, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन स्पेशली गर्ल्स के लिए रेवेन्यू सर्विसेज सबसे इजी जॉब एज कम्पेयर टू IRS इज़ ए ईजियर जॉब, डेस्क जॉब है, ठीक है। और IPS ऑब्वियसली ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपका डिमांड करती है आपकी अलर्टनेस, तो इससे बेटर है कि IRS लो। आराम वाली अगर जॉब चाहिए तो IRS इज़ द जॉब, ठीक है। तो ये आपका मैंडेटरी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपने कंप्लीट नहीं की ट्रेनिंग, मतलब आपकी कंफर्म नहीं है सीट, ओके। होता कमेटी के बारे में बताया था मैंने अभी, क्या ईयर था उसका? 2004। इट रेकमेंडेड that a code of ethics should be drawn for civil servants. कोड ऑफ कंडक्ट तो है सिविल सर्वेंट्स के लिए कि आपको कैसे अपनी सर्विसेज में कंडक्ट करना है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स नहीं है कि आपका जो कंडक्ट होगा वो एथिकल है या नहीं है। उसके लिए अभी तक कोई
प्रोविज़न नहीं आया है तो होता कमेटी ने रेकमेंड किया था कि कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए। कोड ऑफ एथिक्स हो गया कि आपका काम एथिकल है या नहीं है, आप ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हो या नहीं, आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो या नहीं, इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहे हो कि नहीं, एम्पैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, आप लोगों का कंपैशन पे काम कर रहे हो कि हाँ वेलफेयर के लिए काम कर। देखिए कोड ऑफ एथिक्स मतलब एक गाइडलाइंस ड्रॉ होनी चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है, इंटेग्रिटी के साथ काम करना है। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एथिक्स में कि इंटेग्रिटी क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, ठीक है। फिर सुरेंद्र नाथ कमेटी ने बोला था recommended that the performance appraisal should be used for overall development of officer। क्या मतलब है परफॉर्मेंस अप्रेजल का कि भैया आपको प्रमोशन, आपको सैलरी रेस तभी मिलेगा जब आपने परफॉर्मेंस डिलीवर किया है अपना अच्छे से, ठीक है। सैलरी, प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स अच्छे तभी मिलेंगे जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। और लास्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैडर पॉलिसी फाइनलाइज की है 2017 में। कैडर क्या होता है? स्टेट, ठीक है। ज़िंदगी भर आपको उसी कैडर में रहना होता है, ठीक है, अनटिल अनलेस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ना बुला लिया जाए। अगर आपको दिल्ली बुला लिया, किसी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बना दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया, डेप्यूटेशन के लिए बुला दिया, अदरवाइज़ आपका एक जो कैडर है वही रहेगा। ये 2017 में नई पॉलिसी बनाई गई है। इसमें पॉलिसी का क्रिटिसिज्म ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, उनको बहुत कम ऑफिसर्स का नंबर मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है नई कैडर पॉलिसी का। क्या? हाँ, रिफॉर्म्स लाएंगे, हाँ, रिसीव लेस ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, क्या पढ़ा हमने? ये रिफॉर्म्स पढ़े जो डिफरेंट कमिटीज़ ने रेकमेंड किए, कुछ हमारी खुद की रिकमेंडेशंस भी हैं। अब हम करेंगे वे फॉरवर्ड। अभी भी हमको लगता है जो चीज़ें जिनमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, अब हम वो करेंगे। हाँ, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, लेकिन वो मिनिस्ट्रीज़ की ज़्यादा होती है। मतलब यूजुअली जो ऑफिसर्स की होती है ना, उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। हमारा ये होना चाहिए कि फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, मतलब हर मंथ परफॉर्मेंस, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में होता है, ठीक है। वैसे अप्रेजल हर 3-4 महीने में अप्रेजल होना चाहिए हर बंदे का। ऐसा नहीं कि हायर ऑफिसर्स का ही, सारे ऑफिसर्स को ऑफिस में होना चाहिए। हमारे यहाँ ये है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में यूजुअली ये होता है कि लोग, जैसे कोई एचआर तो होता नहीं है, ये भी एक सजेशन है कि हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट डेजिग्नेट करनी चाहिए। अब कोई एचआर तो होता नहीं है, तो एचआर होता नहीं है तो लोगों को लगता है इन सब कामों में हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा हम कोई जनता का ही काम कर दें। गवर्नमेंट का यही रहता है ना बेसिकली कि जनता का ही काम करने। तो इन सब ये अब फिजूल लगता है ये अप्रेजल लोगों को, नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस में उनको लगता है ये इसकी में क्या टाइम वेस्ट करना है हमको। जैसे आरटीआई को भी बड़ा टाइम वेस्टेज बोला जाता है, इनफेमस है आरटीआई की, अरे फिर आरटीआई लगा दी, फिर आरटीआई, तो परेशान से हो जाते हैं ऑफिसर्स, ठीक है। अब आता है आपका जो हम बोल रहे हैं, जो वे फॉरवर्ड है, ठीक है, जो हम सजेशंस दे रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन आ चुका है, करेंगे इसको डिस्कस। पहला है फोकस शुड बी ऑन क्रॉस डिपार्टमेंटल वर्किंग। क्या मतलब है इसका? बताया मैंने, क्या मतलब है इसका? पोस्टिंग होनी चाहिए। क्यों होगा? वाइब्रेंट होगा, ज़्यादा डायनेमिक होगा,
ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा। टूरिज़्म वाले को अगर यहाँ डाल दिया आपने तो वो टूरिज़्म को भी देख पा रहा है, वो हैंडीक्राफ्ट्स को भी देख पा रहा है, ट्राइबल्स को भी देख पा रहा है। हाँ, नेगेटिव भी, बिल्कुल। हाँ वही, लेकिन बात यही है कि क्रॉस डिपार्टमेंटल वर्किंग से एक सिनर्जी तो आएगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो भी हमारी स्कीम्स या प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमने कल भी पढ़ा था, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए सारे प्रोग्राम्स को डील करने के लिए। तो फ़ायदा ही होगा अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया होगा, तो एक सिनर्जी, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आएगा। तो वो इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आपको एक नया प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होगा, तो फ़ायदा ही होगा इस चीज़ से ज़्यादातर। ठीक है, तो क्रॉस डिपार्टमेंटल वर्किंग होनी चाहिए। दूसरा है नीड फॉर कनेक्शन विद इन द कंट्री एंड ग्लोबली टू इम्बाइब बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे कि जो सिंगापुर की सिविल सर्विसेज है उसे टॉप में रखा गया है वर्ल्ड बैंक ने। 0 करप्शन, 100% एफिशिएंसी, 100% फैसिलिटेटिव रूल्स हैं उनके, इजी, सिंगल विंडो क्लियरेंस है हर चीज़ का सिंगापुर में। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ऑफिसर्स को उनके यहाँ भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, जस्ट टू इम्बाइब द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंटरलिंकिंग होनी चाहिए कंट्रीज़ के बीच में, इनफैक्ट स्टेट्स में भी होनी चाहिए। किसी स्टेट ने, जैसे केरला इज़ फेमस फॉर हेल्थ इंडिकेटर्स, कि वो अपना हेल्थ को अच्छे से रखते हैं, तो हमें अपने ऑफिसर्स को, दूसरे कैडर के ऑफिसर्स को केरला भेजना चाहिए जस्ट टू गेट द जिस्ट कि कैसे काम कर रहे हैं। या गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बोला जाता है कि भाई वहाँ जाके देखो कि कैसे गुजरात ने डील किया है डेवलपमेंट से। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन द कंट्री एंड ग्लोबली ऑल्सो। ठीक है, थर्ड है लॉन्गर टेन्योर ऑफ लेटरल एंट्रेंस। इसमें हमने बात की लेटरल एंट्री में कि थोड़े बड़े टेन्योर के लिए आना चाहिए, कि भाई पॉलिसी का रिजल्ट भी तो मिले। पॉलिसी बना दी तो उसके रिजल्ट आने में भी तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़े ज़्यादा टेन्योर के लिए हमको रखना चाहिए लेटरल एंट्रेंस को। चौथा है डेप्यूटेशन ऑफ IAS एंड IPS ऑफिसर्स इन प्राइवेट सेक्टर to bring in domain expertise। जैसे आप पूछोगे कि जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, उनको TCS में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया या विप्रो में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, ठीक है, या जिनको इंटरेस्ट है डेटा एनालिटिक्स में काम करने के लिए, उनको आपने ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, तो हमें डोमेन एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। तो काम क्या है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना है अपने आप को। ठीक है, जैसे डेप्यूटेशन मतलब शॉर्टर पीरियड के लिए जब वो जाते हैं किसी और अपनी कैडर से हट के किसी और जगह जाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, दूसरा स्टेट भी हो सकता है, दूसरी कंट्री भी हो सकती है, सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, 5वां पॉइंट थोड़ा वो है रिजिड, बट देख लो, प्री मैच्योर रिटायरमेंट टू नॉन परफॉर्मर्स। जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दो। भैया ये नहीं कि सीट पक्की हो गई, पेपर क्लियर करके आए हैं तो वही चलता रहेगा। नो, स्टेटस को मेंटेन नहीं करना है। नॉन परफॉर्मर्स, ये डिफेंस में होता है, ये प्राइवेट सर्विस जैसे इन्फोसिस है, वो निकाल देती है अगर आपने काम नहीं किया तो, या उनके हिसाब से काम नहीं किया तो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है इन्फोसिस के पास। TCS का भी नहीं निकालती, TCS की पॉलिसी में। हाँ, कोई ज़्यादा वो नहीं है, जैसे बोला है कि CBI बनाए, CVC बनाए, लेकिन एक्चुअली प्रोसीडिंग्स होती नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस होता नहीं है। वो तो यार सीधी सी बात है ना, जैसे अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज कभी भी करप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन वो उन तक आने नहीं देते ना बात। यार ये एक मेंटालिटी होती है कि अब आप इतने बड़े लेवल पे आए हो, अगर आप इतने स्ट्रांग हो, इतने पावरफुल हो, स्पेशली इंडिया में, जैसे बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर आपका प्रेसिडेंट भी ट्रेन में ट्रैवल कर लेगा, प्राइम मिनिस्टर भी ट्रेन में ट्रैवल कर लेगा। यहाँ पे पावर को बहुत उससे देखा जाता है कि अगर तत्काल में टिकट भी बुक कराना है तो उसके चाचा और वो ये ऑफिसर हैं, विधायक हैं, से टिकट बुक कर। तो हमें
इलीगल तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए हमें पावर की ज़्यादा महत्व लगता है हमको कि यार इतना बड़ा पावरफुल आदमी, हाँ यहाँ नंबर बुक करा लो, यहाँ ये करा लो, यहाँ वो करा लो। तो इंडिया में बहुत है कि एक बार आपके पास पावर आ गया, ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली की हेल्प करोगे। फिर यहाँ नेपोटिज्म आ जाता है कि हम अपने ही बंदों को लाएंगे। पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि चाचा बन गया तो भतीजे को भी बुला लिया, ये सब चलता रहता है। सेम इसमें भी होता है। आपको क्या लगता है जुडिशरी जो सबसे न्यूट्रल विंग है, ठीक है, जुडिशरी को एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि हाँ कुछ भी गलत हुआ है कंट्री में तो जुडिशरी हमको इंसाफ दिलाती है, तो क्या उसके जज एकदम ही इम्पार्शियल है? कभी कोई घूसखोरी नहीं की उन्होंने, ऐसा तो होगा नहीं कभी, जुडिशरी में ही है। तो यही है कि होना हर जगह ही है, हर जगह होता है, बस ये है कि आप तक वो इन्वेस्टिगेशन आने नहीं देते अपने आप तक, कि मतलब क्या उनके पावर का फिर, ठीक है। तो ये हो गया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया। अब 6th पॉइंट है इम्प्लीमेंट एन HR सिस्टम बैलेंस, बिल्कुल मोर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इम्प्लीमेंट एन HR सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। उनकी सैलरी, ठीक है, उनकी फैमिली कंडीशंस, उनकी मेंटल हेल्थ, HR पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। और लास्ट है, एक तो चेक्स एंड बैलेंस वाला भी लिख लो, ये जो आपने बताया, शुड बी इंक्रीज्ड। और लास्ट लिख लो कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन होना चाहिए। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, कंटिन्यूस एवेल्युएशन ऑफ योर वर्किंग, अप्रेजल सिस्टम, ये सब कंटिन्यूसली चलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड। अब हमें बस ये लास्ट टॉपिक और पढ़ना है सिविल सर्विसेज में, जो कि है सिविल सर्विसेज बोर्ड। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है वो। सिविल सर्विसेज बोर्ड ये लिख लिया है, कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया है, ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड, सिविल सर्विसेज बोर्ड क्या होता है? स्टेट लेवल पे भी बनता है, नेशनल लेवल पे भी बनता है। नेशनल लेवल पे उसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट लेवल पे उसको हेड करता है चीफ सेक्रेटरी। क्यों बनाया जाता है? ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के लिए of civil servants at higher level, ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड ऑफ स्टेट, सिविल सर्विसेज बोर्ड ऑफ सेंटर। चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है? ये रेकमेंड और रेगुलेट करता है, रेगुलेट भी लिख लो। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स एट हायर लेवल in the country। मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी फॉर ईच स्टेट टू establish सिविल सर्विस बोर्ड। क्या पॉजिटिव्स हो जाएंगे? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, है ना, न्यूट्रलिटी, आपके लोग ही आपका ट्रांसफ़र रेकमेंड कर रहे हैं,
लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेम भैया मेरे इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे चाचा के लड़के को वहाँ पोस्टिंग कर दो, मेरे चाचा की लड़के की यहाँ पोस्टिंग कर दो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। पता है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? दूसरा, दो इट इज़ मैंडेटरी टू सेट अप CSB, उसकी रिकमेंडेशंस जो है वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लेस कंप्लायंस होता है, कभी कभी नहीं मानते हैं बात, ओके। तो ये सिविल सर्विसेज बोर्ड हो गया। लिख लिया? वो लिख रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी नेशनल लेवल पे हेड करता है और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी हेड करता है, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज कंप्लीट हो गया। इसमें हमने स्टार्टिंग से अगर देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, कि सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स उनको गवर्न करते हैं, 308 से 323, आर्टिकल 53, आर्टिकल 154 और रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। फिर हमने देखा डेमोक्रेसी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है उनका, कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है, पैराडॉक्सिकल भी होता है। फिर हमने देखा कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, परमानेंसी रखते हैं, कंटिन्यूटी चलती है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। और क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, डिज़ास्टर्स में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उसमें मदद करते हैं, ओके। और क्या था सिविल सर्वेंट्स, वेलफेयर स्कीम्स, लोगों की मदद, गुड गवर्नेंस, ये सारे काम सिविल सर्वेंट्स के हैं, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या क्या इश्यूज़ हैं, जो हमने आज पढ़ा था, क्या क्या इश्यूज़ हैं इसमें सिविल सर्वेंट्स में, कि करप्शन तो है ही है, उसके बाद प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है, डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, उस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद ये कि पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज एंड दे आर नॉट ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, दे आर नॉट ईगर टू अडॉप्ट अ डायनेमिक अप्रोच टू कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था लेटरल एंट्री क्या होती है, उसके बाद क्या उसके पॉजिटिव्स होते हैं, क्या उसके नेगेटिव्स होते हैं। उसके बाद हमने रिफॉर्म पढ़े, सारी कमिटीज़, होता कमेटी, सुरेंद्रनाथ कमेटी, वाई के अलग कमेटी, ये 3-4 कमिटीज़ पढ़ी, इनकी रिकमेंडेशंस पढ़ी, कुछ हमने ऐड की, और उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड में अपनी और रिकमेंडेशंस डाली कि डेप्यूटेशन में प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग को और डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि सिविल सर्विसेज बोर्ड क्या होता है, ठीक है। सिविल रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी खत्म। अब हम आएंगे 2020 के एक क्वेश्चन पे और 2021 के एक क्वेश्चन पे, जो अभी मैंने टॉपिक्स पढ़ा है उनसे आए थे डायरेक्ट क्वेश्चंस। लिखो 2021 का लिखो पहले, digital illiteracy has digital illiteracy particularly in rural areas coupled with lack of information and communication technology accessibility, communication technology accessibility hindered socio-economic development. Examine with justification.
ये है क्वेश्चन, हैज़ डिजिटल इलिटरेसी particularly in rural areas coupled with lack of ICT accessibility hindered socio-economic development, examine with justification। क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि जो डिजिटल इलिटरेसी है प्लस इनएक्सेसिबिलिटी है, ICT मतलब ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, उससे क्या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को घाटा हुआ है? अगर हुआ है तो उसे एग्जामिन विद जस्टिफिकेशन। एग्जामिन में आपको एग्जाम्पल्स देने ही देने हैं और जस्टिफिकेशन आपको कंक्लूजन में जस्टिफिकेशन भी लिखना है कि हाँ फ़र्क पड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से भी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। इट वाज ऑफ 10 मार्क्स, ओ सॉरी 15 मार्क्स, ओके। 250 वर्ड्स आपको 2 से 2.5 पेज के बीच में इसमें लिखना है, दिए आपको 3 पेज जाता है, क्लियर है। अब सबसे पहली बात तो ये कि डिजिटल इलिटरेसी की बात हुई है, लेकिन रूरल एरियाज की बात हुई है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपको 2 फैक्ट्स दे रही हूँ परसेंट के साथ, वो लिख लो ज़रा, उससे आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। पहला, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू कंप्यूटर डिवाइसेस, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू कंप्यूटर डिवाइसेस, द फिगर्स आर 4.4% in rural areas, 4.4% in rural areas, while it is around 14% in urban areas. 14% in urban areas, ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड मतलब इसी के साथ लिखो, द मोबाइल density is less than 100% in rural areas, while it has crossed 150% in urban areas. Digital literacy is 13% in rural areas, while it is 37% in urban areas. So what we are doing in figures, what we are representing here in figures and facts is वी आर रिप्रेजेंटिंग डिजिटल डिवाइड, मतलब आपको डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ आपको रूरल और अर्बन एरिया का कंपैरिजन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहीं से ही एग्जामिनर को आपके आंसर का टोन समझ में आ जाएगा, दैट यू आर ऑलरेडी जस्टिफाइंग कि येस डिजिटल डिवाइड ने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क डाला है, नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। क्यों? क्योंकि आप अपने फिगर्स से ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कितना ज़्यादा डिवाइड है रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़। तो आपके पहली लाइन से ही यू शुड एड्रेस द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, क्लियर। सो दिस शुड बी योर इंट्रोडक्शन। कोई एक लाइन भी लिख सकते हो, कोई 2 भी लिख सकते हो, चाहो तो तीनों भी लिख सकते हो, तीनों फिगर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये 2-4 चीज़ें आपको याद करके रखनी पड़ेंगी। तो मेन से पहले एक पेज में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको लिखने पड़ेंगे और बिल्कुल माइंड में रखने पड़ेंगे कि जब ये आया तो ये लिखना है। तो जैसे ई गवर्नेंस से कोई क्वेश्चन आया या डिजिटल लिटरेसी से क्वेश्चन आया तो आपको ये डालना ही डालना है। यू हैव टू रट्टाफाई दिस, रट लो इसको, क्योंकि टॉपर्स बोलते ज़रूर हैं कि हमने ऐसी पढ़ाई की थी, सब ये फैक्ट्स वगैरह रट के जाते हैं। क्योंकि जब हम टॉपर्स के आंसर पढ़ते हैं हम सोचते हैं ये कैसे रिपोर्ट में इसने रैंक लिख दी इंडिया की, इतना किसको याद रहता है, करके जाते हैं याद वो, ठीक है। तो एक अलग पेज बना लो, मेरी बात मानो तो
फैक्ट्स और फिगर्स का 2 या 3 पेज बनेंगे आपके मेंस तक, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। ये A4 साइज शीट में फैक्ट्स एंड फिगर्स में सबसे पहले ये 3 पॉइंट डाल दो, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे पॉवर्टी और हंगर में हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, आपकी स्कीम्स में बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, तो वो आप एक एक करके नोट डाउन कर लो। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए कि अगर डिजिटल लिटरेसी पूछा है तो आपको ये 3 पॉइंट्स में से कोई एक ना एक डालने जब भी आप स्टैट्स डालते हो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, स्पेशली जब आपने इंट्रोडक्शन में डाला हुआ है, और ऐसे में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। अलग पेज में लिखना है उसको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसलिए नहीं करते बिकॉज दे डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन, एंड इवन इफ दे हैव द इन्फॉर्मेशन दे कांट रिकॉल इट इन द एग्जाम्स। ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ द परफेक्ट इंट्रोडक्शन, आप बिल्कुल लिख सकते हो ये इंट्रोडक्शन, बिकॉज द क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग कि रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइड है या नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्टली आंसर डालो, ठीक है। तो ये अलग लिख लेना अगर ये मेरा सजेशन मानना है तो, ठीक है। स्टार्ट कर दो ये पेज पे लिखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सोशल जस्टिस पढ़ेंगे पेज भरता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल डिवाइड, तो ये मैंने आपको फिगर्स दे दिए। अब हमें बताना है कि वो हिंडर कर रहा है क्या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर हमें बताने की गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ली, जो हमने एजुकेशन और सब में पढ़ा था, हेल्थ में। तो सबसे पहला है एजुकेशन, ठीक है। कैसे हिंडर कर रहा है, हाउ इट इज़ हिंडरिंग, लैक ऑफ मोबाइल, जब मोबाइल नहीं है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते, एंड दिस बिकम ऑल द मोर रेलिवेंट इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड एंड ड्यूरिंग पैंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन मॉडल जो ऑनलाइन स्कूलिंग है, ये वाला एजुकेशन मॉडल फेमस क्यों हुआ, पैंडेमिक के टाइम पे ही फेमस हुआ। तो मोबाइल क्या बन गया, बेसिक नेसेसिटी बन गया। वो केरला की थी वो लड़की जिसने बोला था मोबाइल नहीं है मेरे पास, वो न्यूज़ में आया था, फिर राहुल गांधी ने उसको मोबाइल भिजवाया था, ऐसा कुछ हुआ था कोविड के टाइम पे। वो क्लासेस नहीं लगा पा रही थी, वो बहुत रो रही थी, उसकी शायद वीडियो वायरल हुई थी कि मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्लास नहीं लगा पा रही हूँ, पापा के पास फ़ोन नहीं है मेरे, ये वो। तो उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया था, ठीक है, कि हाँ वो एक्चुअली उसको अफेक्ट हो रहा है ये चीज़ कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो जब एजुकेशन से सबसे ज़्यादा क्या है कि लैक ऑफ मोबाइल से क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी विल बी हिंडर्ड, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप आंसर लिखते हो कई बार टाइम नहीं होता इतना, या कई बार आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होते हैं कि इतनी आपके पास, बाद में आपको याद आता है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये लिख सकते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी इंग्लिश लिखनी है उसमें कि हाँ द ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड, नहीं, डायरेक्टली भी लिख सकते हो एजुकेशन डैश लैक ऑफ मोबाइल डैश ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी हिंडर्ड, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन का तो यही फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा आप बोल सकते हो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेजेस, क्योंकि एजुकेशन में जो ज़्यादा मटेरियल है, जो ऑनलाइन मटेरियल है, ग्लोबल मटेरियल जो है, दैट इज़ अवेलेबल इन व्हाट, इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश, ठीक है। और जो डिजिटल इलिटरेसी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोग एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद आप डालो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला पॉइंट, हाँ इंटरनेट नहीं है, तो क्या आप अपने बैंक को एक्सेस कर सकते हो, सो यू हैव टू गो फिजिकली देयर टू डू इवन अ स्मॉल जॉब, छोटा सा भी काम है, 20 रुपये भी अगर आपको डिपॉजिट कराने, आपको जाना पड़ेगा वहाँ। दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, या पूरे दिन का काम मान लीजिए 150 रुपये आप कमा रहे हो या 500 रुपये कमा रहे हो, तो हर दिन 500 रुपये डिपॉजिट करने जाना तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होगा, आप मोबाइल बैंकिंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, you have to go physically to the बैंक ब्रांच। उसके बाद आप तीसरा बोलो हेल्थ,
ये क्या करें हम, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर्स ही तो बता रहे हैं ना। हेल्थ में क्या डालोगे, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू टेलीमेडिसिन, अगेन मोर इम्पॉर्टेंट इन पैंडेमिक वर्ल्ड, इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते, क्या लिख सकते हो आप, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू वैक्सीनेशन पोर्टल्स लाइक कोविन पोर्टल, चौथा डालो एग्रीकल्चर का पॉइंट, अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं है या आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप जो गवर्नमेंट की डिफरेंट ऐप्स हैं जैसे किसान ऐप, ठीक है, या किसान सुविधा ऐप, या हाइब्रिड सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये पता कर सकते हो आप। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, एंड क्लाइमेट वार्निंग्स, पांचवा वेलफेयर स्कीम्स, इसमें आप बोल सकते हो कि छोटे से काम के लिए भी आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा, और अगर आप मोबाइल पे कर लो, मोबाइल पे हो जाएगा, जैसे जो KYC नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, या वीडियो कॉल्स पे आज ऑथेंटिकेशन हो जाती है, हो जाती है, वो सब नहीं कर सकते आप वेलफेयर स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए। माई गवर्नमेंट पोर्टल को आप कर सकते हो एक्सेस बिना फ़ोन के, इसमें तो सारी इन्फॉर्मेशन है, या डिजिटल आधार कर सकते हो, नहीं। तो ये सारे मैंने बता दिया कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं इलिटरेसी और एक्सेसिबिलिटी की कमी से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट है। अब हम देखेंगे हर पॉइंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो आपका होलिस्टिक आंसर बन जाएगा, आपने कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं होगा। ऑल ये सब पढ़ा हुआ है हमने, आंसर में क्या लिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन में मैंने आपको बताया था स्वयं इनिशिएटिव, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बताया था, वो इसमें मेंशन करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप मेंशन करोगे जो मैंने बताया था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, सारी स्कॉलरशिप एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल क्लासरूम का, जो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है, ठीक है ना, एजुकेशन को लेके, वो हम कैसे एक्सेस करेंगे, मोबाइल और इंटरनेट से ही। यू नीड अ स्मार्टफोन, यू नीड योर इंटरनेट टू एक्सेस इवन अ बेसिक वेबसाइट। तो ये हो गए आपके इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने इस पे लिए हैं। सेकंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, वही जैम ट्रिनिटी, दिशा, ठीक है, ये लिख सकते हो इसमें। इसके बाद आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे करोगे अकाउंट में, जब आपके पास एक्सेस करने के लिए मोबाइल ही नहीं होगा, फिर जाओ, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ही मतलब पर्पस ही डिफीट हो गया अगर आपको बैंक ही जाना पड़ जाए 10 बार तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी। हेल्थ में क्या मेंशन कर सकते हो, कोविन पोर्टल, टेलीमेडिसिन जो मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशन का स्टेटस, इवन, ये सारी चीज़ें हेल्थ में हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एक वो भी होता है मोबाइल, आई थिंक मोबाइल एम्बुलेंसेस भी होती हैं शायद, कुछ ऐसा होता है कि आप कॉल कर सकते हो। कुछ स्टेट्स ने निकाला ये इनिशिएटिव कि आपको डिस्ट्रेस कॉल करना है ना, एम्बुलेंस विल बी अवेलेबल एट योर स्टेप। तो वो आप कैसे करोगे, या आप किसी ऐप पे जाके कैसे अपनी डिटेल्स दोगे, या अपनी पेशेंट की हिस्ट्री कैसे दोगे। तो ये सब किससे हो रहा है, मोबाइल से ही हो रहा है। उसके बाद आ जाइए आप एग्रीकल्चर पे, वही किसान सुविधा ऐप, ठीक है। उसके बाद कृषि ज्ञान एक चैनल बनाया गया है। तो ये सब एक्सेस, अगर आप एक्सेस ही ना कर पाओ, एक्सेसिबिलिटी में ही प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो कोई फ़ायदा है इन प्रोग्राम्स का, नहीं। और उसके बाद लास्ट वाला वेलफेयर स्कीम्स, तो इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि भाई सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो सब अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन तक अवेलेबल mygovernment.in में है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया डिजिटल लिटरेसी इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए, तो ये वाला तो आपको
लिखना ही लिखना है, 4 बार बता चुकी हूँ मैं जब से क्लासेस ले रही हूँ, ये लिखना ही लिखना है। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, एटलीस्ट 1% पर फैमिली शुड बी डिजिटली लिटरेट। ठीक है। CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए रूरल एरियाज में। ठीक है। भारत नेट सारी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से। भारत नेट का क्या मतलब है? रूरल की बात हो रही है जब भी हम भारत लिखते हैं किसी इनिशिएटिव में, तो भारत को बोलते हैं ना रूरल इंडिया और इंडिया अर्बन इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया का फ़र्क है। तो जब भी भारत आए तो अगर आपको मान लीजिए नहीं पता इसके बारे में, तो ये नाम से ही पता चल जाएगा कि रूरल एरियाज़ में इंटरनेट की बात हो रही है, यहाँ पर ग्राम सभाज में इंटरनेट की बात हो रही है, ग्राम पंचायत में इंटरनेट की बात हो रही है। ठीक है, ये लिख लिया आंसर आपने। अब मान लीजिए आपकी जगह बची है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पेज है, तो आप इसमें अपना फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। कोई भी फ्लो चार्ट बना दो, सारे डायमेंशंस कवर कर दो कि हेल्थ भी कवर कर दिया, एजुकेशन भी कवर कर दिया, एग्रीकल्चर भी कवर कर दिया, माइक्रो क्रेडिट भी डाल दो इसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। या इसमें मैंने आपको क्लाइमेट वार्निंग्स बताई, तो इसमें आपको जैसे कि किसान को पता ही नहीं है इंश्योरेंस के बारे में, उसको क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता, या उसको नहीं पता कि फ्लड्स आने वाली हैं या ड्राउट आने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रही हैं? अगर किसान के पास मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल तो अब सांस वाला ऑक्सीजन वाली बात हो गई है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है मतलब यूज़लेस, क्योंकि हर चीज़ उसी से कनेक्ट हो गई है आपकी। ठीक है ना। तो अब अर्बन एरियाज़ में तो ऑब्वियसली हम 150% जा चुके हैं, मतलब कि हर बंदे के पास कम से कम 2 या 1 से ज़्यादा फ़ोन है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आ रही है? रूरल एरियाज़ में आ रही है कि अभी भी लोगों के पास फ़ोन नहीं है, या लोगों के पास फ़ोन है तो उनको एक्सेस करना नहीं आता है, या फ़ोन विदाउट इंटरनेट है। अभी भी लोग सिर्फ कॉल करने और लेने के लिए ही फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको एक ICT टूल की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इन सब में हमको टाइम लगेगा अभी धीरे धीरे। ऑल्दो ये पिछले 4-5 साल में बहुत फ़र्क आया है कि स्मार्टफोन्स अब एक नेसेसिटी बन गया है। 2013 तक भी सारे लोगों के पास नहीं था फ़ोन। ठीक है, और अब सबके पास है स्मार्टफोन, तो फ़र्क आया है। ऐसे अगले 5-7 साल में रूरल एरियाज़ भी उतने ही डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर, टाइम है अभी, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं क्योंकि लेट क्लास स्टार्ट हुई थी आज तो। ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन है, ये तो आप लोग इजीली लिख लोगे, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमने सिविल सर्विसेज आज ख़त्म किया, उसका ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज़ अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस in this context. Suggest reforms in civil service for strengthening democracy. This question was of 10 marks. Institutional quality is a crucial driver of economic performance. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के ये तो आप लोग खुश हो जाओगे, अरे रिफॉर्म्स, ये तो बहुत सारे, ये तो 11-12 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हम सब लिख देंगे, कमेटी का नाम भी लिख देंगे, और 10 में से आप एक्सपेक्ट करोगे 5 या 6 नंबर आपको मिल जाए। 5 तो मिलते हैं यूपीएससी में, मतलब आपका आंसर 100% सही है तो 5 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको लगेगा ये तो मैं परफेक्ट लिख के आया हूँ। क्वेश्चन है कि वो रिफॉर्म्स बताने जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करें, मतलब हमको इस तरह से डिज़ाइन करने अपने रिफॉर्म्स कि हम इकोनॉमिक एंगल ला सकें उन रिफॉर्म्स में, भले ही वो 4 या 5 पॉइंट हो, 12 के 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एंगल होना चाहिए उन पॉइंट्स में, वरना वो वहीं समझ जाएगा कि ये पढ़ के जो आए थे वही लिख दिया इन्होंने एनालाइज नहीं किया क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको आप इससे भी कर सकते हो कि भाई वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी जो मैं आपको बता रही थी सिविल सर्विसेज पे, उसमें सिंगापुरियन सिविल सर्विसेज को टॉप पे रखा था उसने। क्यों? क्योंकि उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैकअप। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। तो उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी से परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम लिखेंगे रिफॉर्म्स कि भैया रिफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, हम इसको इकोनॉमिक सेंस में कैसे ला सकते हैं। तो जैसे आप पहले रिफॉर्म्स में ये लिख सकते हो कि जो रूल्स, रिजिड रूल्स थे जो मैंने आपको बताए थे, आउटमोडेड रूल्स हैं, प्रोसीजर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इनहिबिट करता है, रेजिस्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है बड़ी लंबी क्लियरेंस की प्रोसेस है। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है टाइम पे। लिख सकते हो ये पॉइंट, रिजिड एंड आउटमोडेड लॉज, ये जो मैंने आपको लिखवाया तो वो इसमें आ सकता है। बहुत ज़्यादा रूल ओरिएंटेड प्रोसेस है हमारे यहाँ, तो उससे क्या होता है, क्लियरेंसेस में डिले होता है। तो रूल ओरिएंटेड प्रोसेस इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उससे डिले होता है क्लियरेंसेस अप्रूवल में। ठीक है, उससे क्या फ़र्क होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली। तो ये एक पॉइंट हो गया कि द प्रोसेस जो है इट इज़ टू रूल ओरिएंटेड एंड द रूल्स आर आउटमोडेड, बहुत पुराने हैं। दैट रिजल्ट्स इन डिले इन क्लियरेंसेस ऑफ प्रोजेक्ट्स विच रिजल्ट्स इन नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हर चीज़ गवर्नमेंट के पास जाना है हमको, हर क्लियरेंस के लिए गवर्नमेंट के पास जाना है। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या कर रही है, प्रोसेसेस को कॉम्प्लेक्स बना रही है। हेंस मार्केट फोर्सेस कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ही बंदे पे पावर डाल दिया है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स मार्केट फोर्सेस अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाती। जो मैंने बताया था, प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि यार ये गवर्नमेंट तो हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रही है, द गवर्नमेंट इज़ नॉट इवन कोऑपरेटिंग इन गिविंग क्लियरेंसेज, इन गिविंग रेगुलेशन। तो उससे क्या होगा, एफिशिएंटली काम नहीं होगा, लटकते जाएंगे प्रोजेक्ट्स, लटकते जाएंगे, इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। थर्ड पॉइंट डालो, टू जर्नलिस्ट, बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट अप्रोच है। तो क्या है, लैक ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज। अब इस पॉइंट से इकोनॉमी में कैसे फ़र्क पड़ रहा है, हम प्राइवेट सेक्टर की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डोमेन का नॉलेज ही नहीं है। जब हम प्राइवेट सेक्टर की व्यूज़ को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लाएंगे। हम कह ज़रूर रहे हैं कि हम पीपीपी मॉडल करते हैं, पीपीपी मॉडल, लेकिन हम इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझ ही नहीं रहे हैं, इनके नॉलेज के एट पार आ ही नहीं रहे हैं। हम अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाबुओं का ही काम कर रहे हैं, साइन करने वाला। हमें पीपीपी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका डोमेन का ज़ीरो नॉलेज है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में डिले होगा। ठीक है, चौथा ये बताया मैंने आपको, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड और आर्केइक है। इट इज़ नॉट मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी नीड्स। लैक ऑफ अप्रिसिएशन, पर वो इकोनॉमिक अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, एंड वाला पॉइंट डाल सकते हो। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत ज़्यादा आर्काइक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद पांचवा पॉइंट आप डाल सकते हो कि वही सेम, टू मच फोकस ऑन एक्सपीरियंस रादर देन मेरिट। लिख नहीं सकते, यही पॉइंट्स लिख सकते हो आप, यही पॉइंट्स लिख सकते हो, तभी वो आपको 10 मार्क्स में पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके 10 में से आपको 5 तब मिलेंगे जब आप उसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करके बोल रहे हो। यही एक
यू टर्न है इस पे क्वेश्चन का, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं आपको रिफॉर्म्स बोलती तो जगह कम पड़ जाती है आपको लिखने के लिए। सबने कमिटीज़ के नाम पढ़े, सबने। यहाँ पे क्वेश्चन ये कि आप इसको इकोनॉमिक के साथ कैसे कनेक्ट करके लिख रहे हो, तभी मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझा रही हूँ हर एंगल से, ताकि आप कुछ तो लिख पाओ वहाँ पे जाके। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि रूल जो है वो आउटमोडेड है, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है ये, तो आपको समझ में आ गया कि इतने ज़्यादा पुराने और कॉम्प्लेक्स रूल्स बना रखे हैं कि प्रोसेस में डिले होता जा रहा है। डिले होने से क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस पे फ़र्क पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन पा रहा है टाइम पे। तो ये कोशिश करनी है आपको। और वहाँ मैं अगेन मैं आपको बोल रही हूँ पूरा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्या, दिस विल इम्पैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेस, नो। ये एरो बना बना के लिखो। रूल ओरिएंटेड प्रोसेस है, दैट रिलेटेड टू डिले इन क्लियरेंसेज, दैट इज रिलेटेड, दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, एरो लगा लगा के कोशिश ये करनी कि जो आपका लास्ट एरो पॉइंट कर रहा है वो किसी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे पॉइंट कर रहा हो। जैसे यहाँ पे देरी हो रही है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, यहाँ पे आपके पास डोमेन नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे एफिशिएंटली यूज़ करोगे आप रिसोर्सेज। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस पे डाल दिया, अच्छे ऑफिसर्स को लिया ही नहीं है, तो फ़र्क पड़ेगा ना, रिसोर्सेज कितने गलत तरीके से यूटिलाइज होंगे। तो एंड वाला जो एरो है वो किस पे होना चाहिए, इकोनॉमिक पे। पॉइंट वही है, पॉइंट कुछ अलग नहीं लिखे हैं। हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन भी आ सकता है इसमें, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी जब आपने हर एरिया का डोमेन नॉलेज लिया होगा, तो है ना। तो ये आपको कनेक्ट करना है, सिर्फ इंटर डिपार्टमेंटल वो नहीं लिख देना है कोऑपरेशन, फिर आप उसके साथ लिखना है कि देन पब्लिक सर्वेंट विल हैव डोमेन नॉलेज ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स, दिस विल लीड टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब हम लिखेंगे ना, हम सजेशंस में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, लेटरल एंट्री होनी चाहिए, लेकिन लॉन्गर टेन्योर पे लेटरल एंट्री होनी चाहिए, सो दैट दे हैव देयर एरिया टू टेक डिसीजंस। ठीक है, तो ये आपको कोशिश करनी कि पूरा पर्सपेक्टिव आप लिखो। जैसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको बताया, सेम वही चीज़, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग का अपडेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम्स होनी चाहिए, और उसके बाद रीओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी इश्यूज़ जो आपके करंट इश्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो कोशिश क्या करनी है कि अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पूछा है तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना आंसर फटाक से उसको मेंड कर सको इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे। देखो ना, पॉइंट सेम ही है, क्या किया है मैंने, इसको इकोनॉमी से लिंक कर दिया है, इकोनॉमी से लिंक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। ये करना है क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स? सुनो ना एक सेकेंड, ये बिल्कुल 5 मिनट्स का टॉपिक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, कवर किए हैं हमने सारे यार। फिर मैं कल से वो स्टार्ट करूँगी, रोल ऑफ NGOs एंड ऑल, वो नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ आपका, आप थे नहीं क्लास में, मैं आपको यही बता रही थी इनको कि ये हमारा गवर्नेंस कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं आई थी आपको फर्स्ट क्लास में लिखे थे सारे पॉइंट्स, ये लास्ट टॉपिक है बस जो हम कल करेंगे। ओके, देन वील स्टार्ट विद रोल ऑफ NGOs, सिविल सोसाइटी क्या होती है, डेवलपमेंट प्रोसेस में उसका क्या फ़र्क होता है, ये सब हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।